Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine. Chapter number 2, Animal-like protist, the protozoa. For BS1 zoology, semester 3 के अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है एनिमल डाइवर्सिटी 1 कोर्स के अंदर, और BSc के स्टूडेंट्स को जोलॉजी बी के अंदर ये जो चैप्टर है वो पढ़ाया जाता है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें द प्रोटोजोआ स्टडी करवाया जाता है। नेम इज़ अब्दुल हन्नान, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन जोलॉजी, लेक्चर नंबर 1। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। प्रोटोजोआ की एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट स्टडी ऑफ प्रोटोजोआन हमने पीछे लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए 2 प्रोसेस हैं। नंबर 1 फॉसिल को स्टडी करते हैं और नंबर 2 मॉलिक्यूलर डाटा चेक करते हैं। तो फॉसिल के स्टडी के अंदर हम रिमेनिंग इम्प्रिंट्स देखते हैं ऑर्गेनिज्म के, डेड एनिमल की ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग इम्प्रिंट्स जो है वो चेक करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, और जो मॉलिक्यूलर डाटा है उसके अंदर हम उनके डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वगैरह को स्टडी करते हैं। तो फॉसिल स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, द फॉसिल रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट ऑल प्रोटिस्ट एंड एनिमल फाइला वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, जितने भी प्रोटिस्ट के और एनिमल फाइला के रिमेनिंग इम्प्रिंट्स हैं वो कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर पाए गए हैं। कैम्ब्रियन पीरियड इज़ अबाउट 550 मिलियन ईयर्स अगो। जो कैम्ब्रियन पीरियड था वो तकरीबन 550 मिलियन ईयर अगो पहले का जो पीरियड है। हमें इरा पहले देखते हैं इरा के बारे में। तो जो इरा है वो बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड है। नंबर 1 कहलाता है जी सीनोज़ोइक इरा, जिसमें हम इस वक्त प्रेजेंट हैं, वो 65 मिलियन ईयर्स अगो का है। नंबर 2 कहलाता है मेसोज़ोइक इरा, जो 250 मिलियन ईयर्स अगो से 65 मिलियन ईयर्स अगो का जो इरा है वो मेसोज़ोइक इरा कहलाता है। उसके बाद आता है जी पैलेओज़ोइक इरा, जो कि 550 मिलियन ईयर्स अगो से 250 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 250 से 550 मिलियन ईयर्स अगो का जो इरा है वो पैलेओज़ोइक इरा कहलाता है। तो पैलेओज़ोइक इरा के फर्दर 6 पीरियड हैं, और उनका जो नंबर 1 पीरियड है वो कैम्ब्रियन पीरियड कहलाता है। और यही कैम्ब्रियन पीरियड वो तकरीबन 550 से 490 मिलियन ईयर्स अगो का जो पीरियड है वो कैम्ब्रियन पीरियड कहलाता है। तो इस पीरियड के अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ वो पाए जाते थे। तो उससे पहले का जो इरा है वो प्री कैम्ब्रियन कहलाता है। 4600 से 550 मिलियन ईयर्स अगो का जो पीरियड है वो प्री कैम्ब्रियन इरा कहलाता है, और उसके अंदर प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इवॉल्व हुए थे। ठीक है जी, तो ये जो प्रोटोजोन पाए जाते थे वो तकरीबन कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर 550 मिलियन ईयर्स अगो जो है उनकी एवोल्यूशन हुई थी प्रोकैरियोट से। ओरिजिन ऑफ प्रोटिस्ट एंशिएंट आर्किया वाज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। जो आर्किया थे वो प्रोकैरियोटिक एनिमल थे, यूनिसेलुलर थे, और इसके अलावा इनमें बैक्टीरिया और जो है वो यूकैरिया वगैरह आते हैं। तो इसकी 2 डोमेन थी यूकैरिया की। नंबर 1 बैक्टीरिया आते हैं इनमें, और नंबर 2 यूकैरिया। आर्किया गेव राइज टू द किंगडम प्रोटिस्टा अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। के आर्किया की फर्दर एवोल्यूशन हुई है जिससे प्रोटिस्ट बने हैं, और ये एवोल्यूशन हुई है 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। टैक्सोनॉमी प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ 2 ग्रुप्स। नंबर 1 प्लांट लाइक, जिनको हम एल्गी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। एनिमल लाइक, जिनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा बीइंग यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सम इंडिविजुअल प्रोटोजोन कम टुगेदर टू फॉर्म कॉलोनी। कुछ जो प्रोटोजोआ है वो आप एक दूसरे के साथ मिलके कॉलोनीज बनाते हैं। द इंडिविजुअल इन अ कॉलोनी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर फॉर मोस्ट फंक्शन। कि जो एक इंडिविजुअल है, मतलब एक सेल है, वो दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं करता अगर वो कॉलोनी की फॉर्म में रहें। अगर वो मिलजुल कर एक कॉलोनी की फॉर्म में रहें तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करता, तो वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। However, some protozoa colony are complex होती हैं, their individual cell become specialized। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉलोनी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एक ही काम परफॉर्म करें, सेम फंक्शन परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स जो हैं कॉलोनी के अंदर उनका काम डाइजेशन है, कुछ सेल्स हैं उनका काम रेस्पिरेशन है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनका काम रिप्रोडक्शन है। तो इन कॉलोनी के अंदर सेल्स को स्पेशलाइज कर दिया जाता है, तो वो जो है कॉलोनी क्या बन जाती है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स बन जाती है।
Therefore, it becomes difficult to differentiate between a colony and a multicellular organism. Then इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये कॉलोनी है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे एक प्रोटोजोआ की डायग्राम दिखाई गई है। सेंटर में देखिए न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, फूड पार्टिकल है जी। प्रोटोजोआ जो इंजेस्ट करते हैं किसी फूड पार्टिकल को, जब वो इंजेस्ट कर लेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस, जब वो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए इसको इंगल्फ करेंगे देन ये फूड वैक्यूल बन जाएगा प्रोटोजोआ के अंदर, सेल के अंदर आके। फ्लैजेलम जिसके ज़रिए लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं जी। साइटोप्लाज्म हमें पता है कि ये एक जो है जो डिजोल्व फूड वगैरह केमिकल वगैरह जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जी सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होती है जी, सेल से आउटसाइड और इनसाइड। इनर सेल मेम्ब्रेन तो पेलिकल जो होती है वो थिन लेयर ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और थिन लेयर होती है। प्रोटिस्ट क्या होता है जी? प्रोटिस्टा ऑल प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं जी, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक बट सम आर हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मतलब ज़्यादातर ऑटोट्रॉफिक होते हैं लेकिन कुछ हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। प्रोटिस्ट को हम फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एनिमल लाइक होते हैं। एनिमल कुछ मतलब उनकी खसूसियत एनिमल जैसी होती हैं, मतलब वो अगर हम उनकी फीडिंग के लिहाज से देखें तो वो इंजेस्टिव होते हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं, उनको हम प्रोटोजोआ का नाम देते हैं। कुछ जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, उनको हम एल्गी कहते हैं, ये प्लांट लाइक होते हैं। कुछ जो है फंगस लाइक होते हैं, उनको हम स्लाइम मोड का नाम देते हैं, तो ये अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं जी। जो फंगस लाइक होते हैं उनको हम स्लाइम मोड का नाम देते हैं। मेंटेन होम्योस्टैसिस इन प्रोटोजोन। नंबर 1 सपोर्ट द बॉडी ऑफ प्रोटोजोन आर सपोर्टेड बाय पेलिकल एंड साइटोप्लाज्म। जो इनकी बॉडी है वो साइटोप्लाज्म और पेलिकल से जो है वो सपोर्ट होती है। पेलिकल क्या होती है जी कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल इज कॉल्ड पेलिकल। माइक्रोट्यूबुल की जो अरेंजमेंट होती है वो पेलिकल कहलाती है, ठीक है जी। और माइक्रोट्यूबुल किससे मिलकर बने होते हैं? ट्यूबुलेंट प्रोटीन से जो है मिलकर बनी होती हैं, तो ये पेलिकल कहलाती है। माइक्रोट्यूबुल से बनी हुई जो लेयर होती है बाहर वाली साइड पे। पेलिकल अंडरलाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैनी प्रोटोजोआ। द पेलिकल इज रिजिड स्ट्रक्चर, इट मेंटेन द शेप बट इट आल्सो फ्लेक्सिबल। तो ये शेप को भी मेंटेन करती है और इसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है सेल को। साइटोप्लाज्म प्रोटोजोआ इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 रीजन के अंदर डिफरेंशिएट होता है। नंबर 1 portion of the cytoplasm just beneath the pellicle is called ectoplasm. It is relatively clear and firm. The second portion is cytoplasm is called endoplasm. It is granular and more fluid-like. Osmoregulation. Maintenance of water and salt balance in the body is called osmoregulation. तो बॉडी के अंदर आपने मेंटेन करना है साल्ट सोल्यूट बैलेंस को, वाटर और साल्ट के बैलेंस को, तो वो ऑसमो रेगुलेशन कहलाता है जी। मोस्ट इन मेरीन प्रोटोजोआ हैव ए सोल्यूट कंसंट्रेशन सिमिलर टू दैट ऑफ द एनवायरनमेंट। कि जो मेरीन प्रोटोजोआ होते हैं उनका जो सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो इन्वायरमेंट के सिमिलर होती है। जैसा ही सोल्यूट की कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट के अंदर होगी, ऐसे ही सेम टू सेम उनके सेल के अंदर भी होगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जी आइसोटोनिक ऑस्मोरेगुलेशन। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ मस्ट रेगुलेट द वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। देयर इज ए हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन इन प्रोटोजोआ देन द इन्वायरमेंट। वी नो डेट फ्रेश वाटर के अंदर जो है वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो सेल के अंदर पानी जो है वो एक्सेस अमाउंट में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो हमें पता है सोल्यूट वाटर की फॉर्म में होता है, तो वाटर को जो एक्सेस वाटर होगा उसको रिमूव करने के लिए भी इनके पास अडेप्टेशन है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिमूव दिस एक्सेस वाटर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉलर वैक्यूल इन सम प्रोटोजोआ। के जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करने का काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के जिम्मे है जी। वैक्यूल क्या है जी? परमानेंट ऑर्गेनेली इन अदर प्रोटोजोआ। इंजेक्शन ऑफ फूड
There are different methods of ingestion. The first of all, most protozoa absorb dissolve nutrient by active transport, कि वो by the use of एनर्जी को यूज़ करके डिजॉल्व मटेरियल को जो है डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को वह इंजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. नंबर 2, सम प्रोटोजोआ इंजेस्ट होल और पार्टिकल फूड बाय एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस पीछे भी हम इसको स्टडी कर चुके हैं कि टेकिंग मटेरियल बाय इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए फूड वैक्यूल, कि सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेट होके बाहर का जो फूड पार्टिकल है उसको इंगल्फ कर लेना, तो ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है. इट फॉर्म फूड वैक्यूल. सम प्रोटोजोआ इंजेस्ट फूड थ्रू साइटोफेरेंक्स. कुछ जो प्रोटोजोआ है वो साइटोफेरेंक्स से फूड को इंजेस्ट करते हैं. तो यहाँ पर साइटोफेरेंक्स का नाम है. तो साइटोफेरेंक्स क्या होती है जी? ट्यूब लाइक एक पैसेज वे होता है, कि एक पैसेज वे होता है ट्यूब लाइक, जहाँ से जो फूड है वो पास करती है और सेल के अंदर एंटर होती है. ठीक है जी, कि ट्यूब लाइक पैसेज वे होता है जहाँ से फूड बाहर से सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ जो है मूव करती है, वो साइटोफेरेंक्स कहलाता है. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर इन फूड वैक्यूल, कि ये डाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है? फूड वैक्यूल के अंदर. हमें पता है कि जब एंडोसाइटोसिस होगी तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो किसी भी फूड पार्टिकल को जब इंगल्फ करेगी, तो वो जब सेल के अंदर एंटर होगी फूड का पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होगा तो फूड वैक्यूल बन जाएगा. दीज फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस. फूड वैक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? डाइजेशन के अंदर फूड वैक्यूल फ्यूज विद लाइसोसोम एंजाइम्स के साथ फूड वैक्यूल जो है वो फ्यूज हो जाएंगे, जो है वो पीएच को चेंज करेंगे, एसिड की तरफ लेके आएंगे, विल हेल्प इन डाइजेशन. These food vacuoles circulate through the cytoplasm and distribute the product of digestion. तो फूड फिर क्या करेगी? साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट करेगी, देन ये जो प्रोडक्ट्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे पूरे सेल के अंदर. द वैक्यूल इज कॉल्ड इजेक्शन वैक्यूल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन. जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जो वेस्ट मटेरियल होगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा. सम टाइम ए टेम्पररी पोर इज फॉर्म्ड एट द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेलिकल. दिस पोर इज कॉल्ड साइटोपॉइड. कि कुछ बात औकात क्या होता है कि टेम्परेरी पोर बनते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जहाँ से जो एक्स्ट्रा फूड है मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होता है. मतलब साइटोपॉइड को हम ये कह सकते हैं कि जैसे एनस होती है, एनस से क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होता है. ऐसे ही पोर्स बनते हैं, सुराख बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन में सुराख बनते हैं जहाँ से जो एक्सेस मटेरियल है या जो उसको हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होता है, उसको हम साइटोपॉइड कहते हैं जी. रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. द प्रोटोजोआ हैज स्मॉल साइज बट दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया इन प्रोपोर्शन टू देयर वॉल्यूम. इट हेल्प इन गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन. कि जो गैस एक्सचेंज हो रही है और एक्सक्रीशन होती है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होती है. गैस एक्सचेंज इन्वॉल्व अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट. कि जो नाइट्रोजन वेस्ट बनता है वो जो कि एक बाई प्रोडक्ट होता है प्रोटीन का, कि प्रोटीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो इसका जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, और नाइट्रोजन वेस्ट में जो मेन बाई प्रोडक्ट होता है प्रोटोजोआ के अंदर वो अमोनिया कहलाता है. तो अमोनिया को रिमूव करना होता है बॉडी में से, विच इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. रिप्रोडक्शन. बोथ asexual and sexual reproduction present in protozoa. Number 1, asexual reproduction. Asexual reproduction in protozoa occur by following method. Number 1, binary fission. Mitosis produce 2 nuclei by binary fission. कि माइटोसिस होती है एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं. द साइटोप्लाज्म डिवाइड. देन फिर क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. दीज न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूट इनटू सिमिलर साइड इंडिविजुअल. ये जो न्यूक्लियस हैं अपने मतलब एक न्यूक्लियस जो है एक तरफ एक साइड पे मूव कर जाता है, एक पोल की तरफ मूव करता है, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल की तरफ मूव करता है. देन साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है. वो साइटोकाइनेसिस में भी लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है. बडिंग. Type of asexual reproduction in which a new organism develops from a outgrowth or bud due to cell division at one particular site. के बडिंग में होता है कि एक साइट पर एक मखसूस जगह पर सेल की डिवीज़न होती है, उस सेल डिवीज़न की वजह से एक आउटग्रोथ बनती है और
आउटग्रोथ जब इतनी बड़ी हो जाए कि वो खुद सर्वाइव कर सके देन वो वहाँ से सेपरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म जो है बना लेगी, जिसको हम बडिंग बोलते हैं। नंबर थर्ड, मल्टीपल फिशन आर शाइजोगोनी। इन दिस केस ए लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ सिंगल सेल। कि सिंगल सेल की डिवीजन होती है, बहुत से सेल्स बनते हैं। मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन अकर इन मैच्योर सेल इन शाइजोगोनी। द साइटोप्लाज्म डिवीजन अकर, पहले जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। दीज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन रिजल्ट इन दी सेपरेशन ऑफ ईच न्यूक्लियस इनटू ए न्यू सेल। तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो एक सेल से बहुत सारे सेल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मल्टीपल फिशन के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाया गया है फर्स्ट डायग्राम के अंदर कि ये बाइनरी फिशन के अंदर है जी, जिसके अंदर जो मटेरियल है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होके फर्दर जब डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो साइटोकाइनेसिस होती है और साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं। ये यहाँ पे आपको बडिंग दिखाया गया है कि यहाँ पे देखें एक साइड पे एक आउटर ग्रोथ नज़र आ रही है आपको। तो यही आउटर ग्रोथ जब ग्रो करेगी तो जब ये ग्रो होने के बाद ये अलहदा हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना देगी। थर्ड पे यहाँ पे आप देखिएगा कि ये मल्टीपल फिशन है, जहाँ पे न्यूक्लियस जो है पहले डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4 और मल्टीप्लाई होते हैं माइटोसिस के ज़रिए। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं फिर साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो हर न्यूक्लियस के गिर्द जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है और एक सेल से बहुत सारे सेल जो बनते हैं, विच इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गिमेट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। आपको पता है गिमेट्स दो किस्म के हैं, फीमेल होते हैं जी, फीमेल गिमेट विच इज़ प्रोड्यूस एग, और मेल गिमेट्स विच इज़ प्रोड्यूस स्पर्म। These gametes fuse to form zygote. In most protozoa, the sexually mature individual are haploid. जो mature individuals होते हैं जो वो haploid होते हैं। Gametes are produced by mitosis. First division in zygote is meiosis. तो पहली division होती है zygote की, वो meiosis के जरिए होती है। Ciliated protozoa take place by conjugation. तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो conjugation से होती है। तो conjugation क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन टू अदर एंड अदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसके अंदर क्या होता है जी, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है जी एक से दूसरे में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, जिसमें दोनों जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो देता है जी रिसिपिएंट को। सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल इन प्रोटोजोआ, many protozoa have symbiotic lifestyle. Symbiosis is an intimate association between two organisms. There are following type of symbiosis in protozoa. Number 1, parasitism, an association in which one organism live or on a second organism host and can cause disease in host is called parasitism. कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा तो वो पैरासाइट कहलाता है, और जिस पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है वो होस्ट कहलाता है। तो ये जो पैरासाइट होता है वो होस्ट से अपनी फूड और शेल्टर जो है वो लेता है और उसको डिजीज़ कॉज कर सकता है। द होस्ट इज़ हार्म्ड बट दिस होस्ट इज़ यूजुअली सर्वाइव टिल द कंप्लीशन ऑफ वन और मोर लाइफ साइकिल। Number 2, commensalism, the symbiotic relationship in which one member of the relationship benefit and second member are neither benefit nor harm is called commensalism. कि जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और साथ में जो इसके साथ एसोसिएशन हुई है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ना ही उसको कोई नुकसान हो रहा है ना ही उसको कोई फ़ायदा हो रहा है, जस्ट एक ऑर्गेनिज्म को जो है वो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना ही बेनिफिट है ना ही उसको नुकसान है, विच इज़ कॉल्ड commensalism. Number 3, mutualism, the symbiotic relationship in which both species get benefit is called mutualism. तो जब दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट हो, दोनों स्पीशीज़ आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह रहें कि दोनों को ही कोई ना कोई फ़ायदा हो, दोनों की कोई ना कोई बेनिफिट हो, विच इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो ये सिम्बियोटिक लाइफ स्टाइल होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। थैंक्स फॉर सपोर्ट। लेक्चर नंबर 1 ऑफ हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 2 का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।